नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, पंचायत चुनाव की तैयारी जो है बहुत तेज से हो रही है। जी हाँ, बहुत जोरों शोरों में हो रही है। अगर आप पंचायत चुनाव में उतरने से पहले इन नियमों को समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी, वरना आपका नामांकन जो है भरने के बाद पर्चा खारिज हो जाएगा और मेहनत भी आपकी बेकार हो जाएगी। तो बात करते हैं साथियों, गांव-गांव में बैठ के हो रही है, चौपालों पर चर्चा भी हो रही है और हर कोई अपना अपना समीकरण बनाने में लगा है। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि पंचायत चुनाव में हर कोई उम्मीदवार नहीं बन सकता? जी बिल्कुल, हर कोई उम्मीदवार नहीं बन सकता। जी हाँ, अगर आपके पास कुछ खास तरह की अयोग्यताएं हैं, माने कि कोई कमी है आपके पास कुछ खास तरह की, तो आपका नामांकन खारिज हो सकता है। जी हाँ, यानी आपका पर्चा दाखिल नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी मशक्कत कर ले, कितने भी पैसे वाले हो, फिर भी आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि पंचायत चुनाव 2025 के वो नियम जिनको जानना जरूरी है, वरना आप दौड़ में शामिल होने से पहले ही यार बाहर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और है जो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता और कौन लड़ सकता है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बात करें हम पहले नियम की, तो सबसे पहला और बड़ा नियम है, अगर आप सरकारी नौकरी में है तो पंचायत चुनाव भूल जाइए। जी हाँ, आप नहीं लड़ सकते हैं, चाहे आप केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में हो। जैसे मास्टर, लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी या यहाँ तक कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता और रेलवे कर्मचारी, अगर आप सरकार से वेतन या भत्ता लेते हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। जी हाँ, अगर आप सरकारी वेतन पा रहे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, वरना एक तरफ सैलरी और दूसरी तरफ प्रधानगी, दोनों कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, दूसरा हम बात करें भ्रष्टाचार या अनियमितता में दोषी। जी हाँ साथियों, भ्रष्टाचार में ये क्या है? तो अगर आपने पहले प्रधान रहते हुए योजनाओं में गड़बड़ी की है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा आदि में पैसों की हेराफेरी की है, तो इसमें आप पकड़े गए हैं तो अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। जी हाँ, अगर आपने प्रधान रहते हुए कोई घोटाला किया है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जी हाँ, लेकिन हाँ, जब घोटाले में पकड़े गए हैं तब सोचिए, गांव की सेवा के लिए बने थे आप और सेवा का पैसा जो है वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो कहाँ से आप दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे? दूसरा बात करें हम गंभीर आपराधिक दोषी। हाँ, अगर आप बहुत ही गंभीर आरोप लगा है तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे कि हम बात करें, अगर आपके ऊपर हत्या, बलात्कार और जैसे घोटाले जैसी गंभीर अपराध में अगर आप दोषी सिद्ध हो चुके हैं तो पंचायत चुनाव का सपना आप छोड़ दीजिए, आप नहीं लड़ सकते। और अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा की सजा भी हुई हो तो आप 6 साल तक चुनाव लड़ने पर आपको रोक है, आप नहीं लड़ सकते हैं। बात करें हम तीसरे नियम की, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ, बहरा या गूंगा जो भी है, तो मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे कि न्यायालय द्वारा प्रमाणित मानसिक विकलांगता वाले, पागलपन वाले या सुनने या बोलने में असमर्थ व्यक्ति हैं जो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जी हाँ, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो दिवालिया व्यक्ति, अगर उसको दिवालिया घोषित कर दिया है न्यायालय ने तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे कि दिवालिया यानी आपकी संपत्ति, आपने कर्ज लिया और उस कर्ज को चुकाने के लिए आपकी संपत्ति भी बिक गई और फिर भी कर्ज नहीं चुका पाए, तो न्यायालय जो है उसे दिवालिया घोषित कर देती है। तो ऐसे लोग भी पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। 5वें नियम की अगर हम बात करें तो पंचायत या सहकारी समिति या कर्जदार। जी हाँ, अगर आपने पंचायत, सहकारी समिति, बिजली विभाग या सरकारी बैंक का कर्ज नहीं चुकाया है आपने, तो चुनाव लड़ने से पहले उसे चुका दीजिए। जी हाँ, अगर आपने चुनाव से पहले नहीं चुकाया तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकार ये कहती है पहले हिसाब बराबर करो फिर प्रधान का ख्वाब देखो। जी बिल्कुल। पंचायत में ठेका लेने वाले व्यक्ति। जी हाँ, बात करें 6वें नियम की, तो अगर आप पंचायत के कामों का ठेका लेते हैं, जैसे नाली, खड़ंजा बनवाना, सप्लाई, निर्माण आदि, तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जी हाँ, वरना ठेका भी आपका, फैसला भी आपका और पैसा भी आपका, तो ये सीधा सीधा टकराव है। तो ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें 7वें नियम की, तो चुनावी खर्च का हिसाब ना देने वाला। पिछली बार, यानी जैसे आपने पिछली बार अगर प्रधान रह चुके हैं और चुनाव लड़े थे और अपना जो है कि जो खर्च होता है उसका ब्यौरा आपने नहीं दिया तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जिसमें प्रधान का होता है, प्रधान को कितना देना होता है तो 75,000, बीडीसी का देना होता है 75,000 और जिला पंचायत का 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, अगर ये हिसाब आपने नहीं दिया तो अगली बार आप पर्चा भी नहीं भर सकते हैं। बात करें हम 8वें नियम की, तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने वाले। अगर आपने गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश भी की है तो पर्चा खारिज हो जाएगा, ऊपर से केस भी दर्ज होगी और जेल जाना तो निश्चित
निश्चित है। जी हाँ, आप जेल भी जा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन सारे कामों में ना शामिल रहे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, और अगर आप बात करें 9वें नियम की, जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण पर, हम दो हमारे दो, यूपी में लागू नहीं हुआ लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम आदि राज्यों में लागू है। यानी 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो चुनाव से आप बाहर हो जाएंगे। तो यार जनसंख्या इतनी बढ़ी चली जा रही तो सरकार को कोई ना कोई युक्ति तो लगानी पड़ेगी। तो सरकार ने यही युक्ति लगा दी कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकता है, अदरवाइज जिसके 2 से ज्यादा बच्चे वो चुनाव में शामिल नहीं हो सकता है। ये सरकार का नियम है, लेकिन अभी यह यूपी में नहीं लागू हुआ है, लेकिन हो सकता है यूपी में भी यह नियम भविष्य में लागू किया जाए, क्योंकि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कोई ना कोई रोक तो लगाना ही पड़ेगा। बात करें हम 10वें नियम की, तो संसद या विधायक, अगर आप संसद या विधायक हैं तो पंचायत चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप संसद या विधायक हैं तो सबसे पहले आपको इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही पंचायत चुनाव आप लड़ सकते हैं। इससे ज्यादा पंचायत में सदस्यता, ये भी ध्यान रहे आप एक समय में एक ही पंचायत के सदस्य रह सकते हैं। जी हाँ, ये नहीं कि 2 जगह से चुनाव लड़ने की कोशिश करें। अगर आप 2 जगह से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो पर्चा आपका खारिज हो जाएगा और आप चुनाव कहीं से भी नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों पंचायत चुनाव में उतरने से पहले इन नियमों को आप अच्छे से समझ लीजिए, वरना नामांकन भरने के बाद आपका पर्चा भी खारिज हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। और हाँ, आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे सही लगता है, जी हाँ, कौन सा नियम सबसे सही लगता है और कौन सा बदलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिली हो, आपको लगा ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।